हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके शाह क्लासेस। आई एम प्रोफेसर मुकेश बारिया। मैं आज तुम्हारे लिए पोस्टमार्टम सीरीज में कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट जो अपना होता है मॉड्यूल 2 पेपर 5 उसमें पार्ट बी लेके आ रहा हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जून 2023 पेपर वी डिस्कस विद पोस्टमार्टम टुडे जून 2023 जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुई थी उसमें पार्ट सेकेंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी अंडरस्टूड। जो मैं आज आपसे पेपर डिस्कस करने वाला हूं वो पेपर है सी, इज अ कोड सी। तो जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो तुम्हारा पेपर है कोड सी। तो ये हमारा डिस्कशन होगा जिसका इनडायरेक्टली हम लोग बोलते हैं कि आज मैं ये पेपर का पोस्टमार्टम तुम्हारे सामने कर दूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में जो कॉर्पोरेट अकाउंट में आपको बताया था उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो तुम्हारे थियोरी एमसीक्यूज है, प्रैक्टिकल जो हम लोग क्लास में सिखाते हैं वही होता है, और जो आपके थियोरी एमसीक्यूज है वो 90% सब मॉड्यूल से ही होता है। तो वी डिस्कस टुडे, वी विल स्टार्ट बच्चों, राइट। एमसीक्यूज नंबर 61 से, यू नो ना, 1 to 60 इज योर कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड 61 to 100 इज योर मैनेजमेंट पेपर। तो दिस इज मैनेजमेंट पार्ट 2, राइट, मॉड्यूल सेकेंड पेपर 5। वी स्टार्ट एमसीक्यूज नंबर 61। बेस्ट एमसीक्यूज है, इट्स नॉर्मली मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है बच्चों। नाउ एमसीक्यू से सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, तो बच्चों एक्चुअली आपका फॉर्मेट ऐसा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन। बट आप ऑप्शन में देखो कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, बट उसके आगे फॉर्मेट होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट या लॉस। तो आई कैन से रिवर्स वे में प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट ऐड करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो आप देखो बड़े प्यार से वो लोग ने दिया है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इजी, अंडरस्टूड। अगर ये हम लोग मॉड्यूल में देखें तो मॉड्यूल में पेज नंबर 466 पे ये सेम लाइन आपको दिखेगी, राइट। बट इसके लिए मॉड्यूल की जरूरत ही नहीं है, आपको नॉर्मल मार्जिनल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर की जरूरत है। अंडरस्टूड बच्चों। मैनेजमेंट पेपर में बच्चों, ये पेपर में प्रैक्टिकल एमसीक्यूज अच्छे खासे हैं एंड थियोरी थोड़े लेस है, तो बेस्ट है ये पेपर। अंडरस्टूड। चलो मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं। मॉड्यूल में बच्चों यहाँ पे देखो पेज 466 पे आप देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग इन मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें देखो लाइन दिया है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इस गिव्स यू कंट्रीब्यूशन। बट वो आता कैसे है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फेयर, अंडरस्टूड। जो कंट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो सम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमसीक्यूज में दिया हुआ है। इजी, इससे इजी एमसीक्यूज बन नहीं सकता है बच्चों। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जंप करूं। नेक्स्ट 62, yes बच्चों 62। now if the marginal cost is 2400, आपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन बैठा होगा तो आपको पता होगा मार्जिनल कॉस्ट का ही मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट एंड द पीवी रेशियो इज 20%। नाउ बच्चों पीवी फॉर्मूला क्या है पीवी रेशियो का? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो सेल्स वैल्यू विल बी वेरी सिंपल एमसीक्यूज, वेरी सिंपल। आपका पीवी रेशियो है, इफ आई हैव टू अज्यूम 100, तो आपको 100 किसको अज्यूम करना है? सेल्स। पीवी रेशियो इज 20%, तो इनडायरेक्टली योर कंट्रीब्यूशन इज 20, राइट। तो व्हाट अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट? इनडायरेक्टली इज 80। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। मैं यहीं डिस्कस कर लूं कि नेक्स्ट पेज पे लिखूं? यहीं हो जाएगा, ध्यान दो अच्छे से। सी द सेल minus variable gives you contribution. If I say my PV is 20%, so my sale is 100, so my contribution is 20. Understood? So indirectly my variable cost is 80. Marginal cost means variable cost 2400. So how much is your sale value? Cross multiplied 2400 into 100 divided by 80. तो अपना आंसर होता है 3000, जो मेरे ऑप्शन में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अंडरस्टूड। 3000 आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और वेरी सिंपल आंसर। फेयर, ठीक है। ये अपना प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट अगेन प्रैक्टिकल जो सबसे इजीएस्ट एमसीक्यूज है बच्चों,
मैंने आपको बोला था, डिस्कस किया था, जो पेपर आपका बनता है 50% आपके एमसीक्यूज होते हैं तुम्हें पास करने के लिए, और 50% आपका नॉलेज चेक करने के लिए, और 50% आपका आईक्यू चेक करने के लिए, और 50% होता है आपको रिवर्स देने के लिए। अंडरस्टूड बच्चों? अभी ये एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं 63 प्रैक्टिकल एमसीक्यूज अगेन। फॉलोइंग आर द फिगर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स, 2 इयर्स के डेटा है 2021 एंड 22, सेल्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, दे वांट पीवी रेशियो। तो 2 इयर्स का सेल है तो इसका पीवी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इन 200। याद है बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इन 200। तो व्हाट अबाउट द चेंज सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, तो डिफरेंस विल बी 20। व्हाट अबाउट चेंज इन सेल्स, 200 माइनस 150 is a change in sales. So now our PV ratio formula will be change in profit, तो आप देखो 20 है, चेंज इन सेल्स आप देखो 50 है, इनटू 100, कैलसी यूज करो, 20 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 100, 40% बच्चों, ये आंसर है 40। सबसे सिंपल एमसीक्यूज है, मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे इजी कंसेप्ट। फिर आगे जंप करो, एमसीक्यूज नंबर 64, अगेन प्रैक्टिकल एमसीक्यूज, फिर एकदम सिंपल सम स्टार्ट करता हूं। इफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस 4000, ब्रेक इवन पॉइंट इज 10,000, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का फॉर्मूला क्या है अपना, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और 2-3 और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है। व्हाट विल बी द प्रॉफिट व्हेन सेल आर 20,000, तो एक्सपेक्टेड सेल्स, यू वांट सेल्स 20, तो प्रॉफिट कितना, तो एक्सपेक्टेड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। पहले आपको इसके थ्रू पीवी फाइंड आउट कर दो, एंड देन ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर दो। ये एमसीक्यू सॉल्व करने के मैं बोर्ड पे जब एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं 3-4 वे बताता हूँ जिससे आप ये एमसीक्यूज इजीली क्रैक कर सकते हो, ये कंसेप्ट इजीली कर सकते हो। अंडरस्टूड? राइट बच्चों, नोटबुक में लिख के बताओ क्योंकि इधर जगह स्पेस कम होगा, तो वी डिस्कस। चलो ध्यान देना अच्छे से। एमसीक्यूज नंबर 64, फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का फॉर्मूला होता है बच्चों फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, याद आया? ब्रेक इवन क्वेश्चन में देखो गिवन था ब्रेक इवन इन रुपीस 10,000, फिक्स कॉस्ट देखो क्वेश्चन में गिवन था 10,000 अपॉन पीवी रेशियो, तो 4,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, तो पीवी रेशियो कितना होगा 40%, राइट 40%, 4,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, 40%, या यू कैन से 0.4, एक ही बात हो जाएगी। नाउ आपका नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको नेक्स्ट फॉर्मूला रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स या सेल्स रिक्वायरमेंट हम लोग जिसे बोलते हैं, तो सेल्स रिक्वायर्ड इन रुपीस, our formula will be fixed cost plus desired profit, your expected profit upon PV ratio. Sales question में given है 20,000, right? PV ratio question में दिया है, मीन्स आंसर में हमने फाइंड आउट किया 40%, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 4,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट, तो 20,000 पे इनटू 40% 8,000 minus 4,000 that fixed cost, so your desired profit will be 4,000. easy right? बेस्ट हो गया ये। तो आपका फॉर्मूला बेस अप्लाई कर दो या टेबल वाइज भी आप कर दोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। कोई डाउट है बच्चों? राइट इजी। आगे जंप करूं, आई थिंक सो फेयर। आपने एग्जाम में जिसने दिया है वो क्रैक करेगा, फ्यूचर जो एग्जाम बच्चे देने वाले हैं वो बेस्ट दे देंगे। Now next, following are the not true in respect of the absorption costing. हम लोग मॉड्यूल में बच्चों आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराते हैं absorption versus marginal costing is a very important concept जो हमारे मॉड्यूल में marginal costing चैप्टर में ही है। तो ये जो कंसेप्ट है पेज नंबर 482 पे इनडायरेक्टली रिटर्न है कि difference in valuations of opening and closing stock, here they mention does not affected the unit cost of production. तो नॉट ट्रू, ये लाइन ट्रू नहीं है। कैसे? मॉड्यूल में पेज नंबर 482 पे डिटेल गिवन है, हम लोग वहां पे जाके डिस्कस कर रहे हैं। यस बच्चों देखो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के डिटेल में गिवन है सिस्टम ऑफ प्रॉफिट रिपोर्टिंग,
तो यहाँ पे मेंशन है absorption costing is a costing technique that include all manufacturing cost and everything while determining the cost per unit of a product. तो they concern right, तो वहाँ पे not लिखा था, that's why वो not true हो जाएगा. Understood? ये डिटेल यहाँ पे given है. आगे बढ़ो बच्चों, होप सो आपने ये पढ़ के गए होगे और जनरल नॉलेज से भी क्रैक हो जाता है. इजी. नेक्स्ट वन, which formula is used to calculate cost under activity ABC, activity based costing. बच्चों ABC में आपका क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट कॉस्ट अंडर, तो ये फॉर्मूला मॉड्यूल में लिख के दिया है बच्चों, राइट. ये रिसोर्स कंज्यूम इनटू एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, राइट. तो मॉड्यूल में पेज नंबर 500 पे ये डिटेल गिवन है, तो हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं, ध्यान देना. यस बच्चों, देखो यहाँ पे पेज नंबर 500 पे एबीसी एनालिसिस, एबीसी जो चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वहां पे मेंशन है कॉस्ट इक्वल टू रिसोर्स कंज्यूम इनटू एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, दिख रहा है यहाँ पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट, राइट. फॉर्मूलाज गिवन है, फॉर्मूलाज. अभी कभी आपको ये पूछा है तो आपको ध्यान देना है, कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है, बहुत उनके पास चॉइस है. फेयर, तो ये तो गिवन है और ऑलरेडी हम लोग बताते भी है, ये इजी. तो यहाँ पे देखो प्रॉपर ये लोग ने फॉर्मूलाज दिया था. नेक्स्ट 67, अगेन 67 करेक्ट स्टेज इन डेवलपिंग एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम. बच्चों स्टेजेस लिखा है कि अपने मॉड्यूल में बहुत प्यार से वो लोग ने लाइन वाइज स्टेज दिया है, बट इन्होंने जो ऑप्शन दिया था ना बहुत वियर्डो था, तो आपको ऑप्शन अच्छे से एक बार पढ़ना है, भले एग्जाम में 2-3 मिनट्स वेस्ट हो जाए. यू हैव टू रीड प्रॉपर्ली रीड करना है, सब ऑप्शन देखना है, क्योंकि वो लोग प्लस माइनस आगे पीछे करेंगे, राइट. तो जैसे आइडेंटिफाई सोर्स, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑब्जेक्ट, डिटरमाइन सोर्स ड्राइव, डिटरमाइन द कॉस्ट एक्टिविटी ड्राइव, असाइन द कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. तो ये सारे ऑर्डर स्टेजेस पेज नंबर मॉड्यूल पे 499 पे गिवन है, डिस्कस करते हैं बच्चों. यस बच्चों, लास्ट वाला था 500 पे. अभी आप देखो स्टेजेस 499 पे एबीसी का स्टेजेस था, राइट. तो देखो स्टेजेस इन डेवलपिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो आइडेंटिफाई रिसोर्स, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑब्जेक्ट, डिटरमाइन रिसोर्स ड्राइवर, डिटरमाइन कॉस्ट एक्टिविटीज ड्राइवर, असाइन कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. तो बड़े प्यार से ये 6 स्टेप्स लिख के दिया है. अंडरस्टूड, राइट. बड़े प्यार से लिख के दिया है, इससे बेस्ट तो एमसीक्यूज दे ही नहीं सकते, और ये हम लोग ऑलवेज स्टार मार्क इंपॉर्टेंट मार्क कराते हैं. अंडरस्टूड. तो देखो मैंने बोला कभी कभी ऑर्डर चेंज करके देते हैं वो लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन में वही प्रॉब्लम है. फेयर, होप सो आपने ये पढ़ के गया होगा और एग्जाम में बेस्ट दिया होगा. यस बच्चों, 67 के बाद है 68. 68 आपका एनएवी नेट एसेट्स वैल्यू मींस अलग चैप्टर आ जाता है, नेट एसेट्स मेथड. यहाँ से मार्जिनल कॉस्टिंग छोड़ के अलग से चैप्टर स्टार्ट होता है. तो मैंने आपको बताया था फ्यू एमसीक्यूज मार्जिनल, फिर फ्यू अलग चैप्टर कॉस्ट, अलग अलग चैप्टर्स के होते हैं, तो आपको वैसा बेस्ट देना है, राइट. तो एग्जाम में आप जब भी पेपर एनालिसिस करते हो तो देखना स्लॉट होते, फ्यू सम्स ये चैप्टर के, फिर फ्यू सम नेक्स्ट चैप्टर के, वो लोग एकदम मिक्स नहीं करते हैं, उनको थैंक यू बोलना है इसके लिए, ठीक है. 68 डिस्कस करेंगे बच्चों. टोटल एसेट्स इज ₹22,50,000, फिक्स एसेट्स इज 20 lakhs. तो उसका मतलब है आउट ऑफ टोटल एसेट्स वी हैव फिक्स एसेट्स 20 lakhs. तो 22,50,000 में से 20 गया तो 2,50,000. ये फिक्स एसेट्स का वैल्यू है 10% अबव द बुक वैल्यू. तो पता है नेट एसेट्स वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने आपको ऑलवेज बोला है आप कैलकुलेशन में क्या लेना है, अग्रीड वैल्यू. याद है, यू हैव टू टेक अग्रीड वैल्यू, रिवाइज वैल्यू, नया मार्केट वैल्यू. तो आपको नया वैल्यू लेना है. तो यहाँ पे ये जो बुक्स दिया है ये बुक वैल्यू है, यू हैव टू ऐड 10% एंड नया वैल्यू लेना है. आगे एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 2,50,000 इज अ फिक्टिशियस एसेट्स. तो इनडायरेक्टली जो 2250 है उसमें फिक्स है और मिसलेनियस है, तो हम लोग मिसलेनियस को कंसीडर ही नहीं करते हैं. एंड 12% डिबेंचर जो आउटसाइड लायबिलिटीज है वो है 4 lakhs. The value of NAV as per the net assets method, right? तो net assets value पूछा है, तो NAV ऊपर का नहीं पूछा है, टोटल पूछा हुआ है. तो एकदम सिंपल, फिक्टिशियस कंसीडर नहीं करना है, फिक्स एसेट्स का अग्रीड वैल्यू ले लो, उसमें से डिबेंचर माइनस कर दो, दैट्स इट. इज आउटसाइडर्स, दैट्स व्हाई माइनस कर दो, तो अपना नेट एसेट्स आ जाएगा. इजी, राइट. यही लिख दो आपका जो 20 lakhs है फिक्स एसेट्स,
उसमें आपको 10% ऐड कर देना है, तो योर न्यू वैल्यू विल कम 22 लैक्स। उसमें से 4 लैक्स जो डिबेंचर्स है वो माइनस कर दो, तो इन शॉर्ट 18 लाख इज द नेट एसेट्स। अंडरस्टूड? सबसे इजी एमसीक्यूज आई कैन से, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जंप करूं बच्चों। 69 इन द कैपिटलाइजेशन अर्निंग मेथड कैपिटलाइज्ड रेट विल बी, राइट, डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। मॉड्यूल पे कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन में वो लोग ट्विस्ट टर्न करते हैं, तो बराबर से केयर लेना है आपको, बराबर से मॉड्यूल पढ़ के जाना है। मॉड्यूल पेज नंबर 521 पे ये डिटेल गिवन है, राइट। हम लोग चले। यस बच्चों, यहाँ पे देखो 521 पे देखो, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है, डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है, राइट। सिंपल लाइन में ही लिख के दिया है। सारे फॉर्मूला मैं हमेशा बोलता हूँ तुम्हें पढ़ के जाना होता है, राइट। वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, समटाइम दे आस्क दिस, समटाइम दे आस्क दिस, कुछ भी, राइट। बट ये तो सिंपलेस्ट एमसीक्यूज आई कैन से काउंट, ठीक। चलो नेक्स्ट वाला बच्चों, अगेन प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, ये तो ओरली में बताता हूँ, राइट। मॉड्यूल की भी जरूरत नहीं है, नाम वैसा रेशियो है। प्राइस अर्निंग रेशियो, नाम वैसा रेशियो, प्राइस ऊपर अर्निंग नीचे। ऑलवेज प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस पर शेयर, तो नीचे अर्निंग पर शेयर। तो फॉर्मूला है प्राइस अर्निंग रेशियो, नाम वैसा रेशियो, प्राइस ऊपर अर्निंग नीचे। प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो नीचे अर्निंग पर शेयर। तो आपके ऑप्शन में देखो दिया हुआ है अच्छे से, सी में मार्केट वैल्यू पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अंडरस्टूड? मॉड्यूल पे पेज नंबर 544 पे गिवन है, राइट। एक बार खाली लुक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो प्राइस अर्निंग रेशियो, पेज नंबर 544 पे प्राइस अर्निंग रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, सिंपल, राइट, इजी। ये तो रेशियो एनालिसिस एकदम सिंपलेस्ट एमसीक्यूज था। आगे मॉड्यूल में देखने की भी जरूरत नहीं है। 71 डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, नॉर्मल अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बच्चों फर्क है। द फॉर्मूला यूजिंग फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, नॉमिन अर्निंग पर शेयर, उसका फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बट व्हेन दे यूज वर्ड डाइल्यूटेड, तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में वेटेड एवरेज लेना होता है। अंडरस्टूड? आपको नंबर ऑफ शेयर्स, बिकॉज आपके थ्रू आउट द ईयर मे बी आपके बिगनिंग में कुछ शेयर्स अलग हो गए, मिडल ऑफ द ईयर्स में आपने शेयर और इशू किया होगा, या कुछ प्लस माइनस शेयर्स होते हैं, तभी आपको वेटेड एवरेज लेना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो आपका ये फॉर्मूला मॉड्यूल में पेज नंबर 531 पे दिया हुआ है, और लॉजिकल भी है कि आपका जो प्रॉफिट अवेलेबल है ऑर्डिनरी शेयर्स को डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, नॉर्मल नहीं रहेगा, वेटेड एवरेज। जैसे यहाँ पे खाली वर्ड यूज किया है एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वो भी नहीं, वेटेड एवरेज वाला वर्ड रहेगा। अंडरस्टूड? मॉड्यूल पेज नंबर 531 पे देखेंगे। यस बच्चों, पेज नंबर यहाँ पे देखो 531, यहाँ पे देखो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, सब चीज गिवन था। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर शैल बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग। देखो प्रॉपर वर्ड है, प्रॉपर वर्डिंग के साथ है, और आपको बेसिक वाइज भी पता होना चाहिए डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, इजी, राइट। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में क्या इन्वॉल्व है वो भी है थियरी में। समटाइम दे आस्क दिस आल्सो एमसीक्यूज में, अर्निंग का मतलब भी क्या होता है वो, तो ऑब्वियसली अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होना चाहिए। अंडरस्टूड? आगे बढ़ो बच्चों, इजी। चलो नेक्स्ट अगेन प्रैक्टिकल एमसीक्यूज, बेस्ट है बच्चों। ये टाइम के मैनेजमेंट पेपर में 2 एमसीक्यूज रॉन्ग फ्रेम हो चुका था, तो तुम्हें 2 मार्क बोनस मिलेगा बच्चों। ऑप्शन में ही आंसर नहीं था या रॉन्ग था, या क्वेश्चन में एरर होगा या मे बी आंसर में, तो आपके लिए वो बेस्ट है, बोनस है, आपको फ्री में वो मार्क्स मिलेंगे। अभी ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का सम है, आराम से देखना, जो अपनी मेथड है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। मैं पढ़ता हूँ। द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एबीसी लिमिटेड, 10,000 9% preference share of 100 each fully paid up, 80,000 equity share of rupees 10 each fully paid up, reserve and surplus 1 lakh, total assets 30 lakhs,
and out of total assets 40,000 worth of assets are fictitious. तो 40,000 fictitious assets है. Calculate intrinsic value per equity shares. जब भी मैं तुम्हें फॉर्मेट लिखाता हूँ इक्विटी का, मैं आप दो मेथड बताता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू में. इंट्रिंसिक वैल्यू होता है फॉर्मूला नॉर्मल एसेट्स अप्रोच, all assets excluding fictitious minus outside liability minus payment to preference shareholders gives you amount available to equity shareholders divided by number of equity share gives you IV. ये होता है assets approach. फिर मैं आपको लिखाता हूँ liability approach, जो आपको याद होगा liability approach. अलग से मैं एक सम में कराता हूँ जिसका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. अंडरस्टूड? जो अमाउंट आएगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो आपको प्लस माइनस करना है एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अभी ये सब में आपको लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करना है. व्हाई? बिकॉज इक्विटी बड़े प्यार से दिया है, रिजर्व उतने ही प्यार से दिया है, फिक्टिशियस एसेट्स बड़े प्यार से दिया है. अभी आप इसका बैलेंस शीट बना के एसेट्स करके कर सकते हो, बट उसमें आउटसाइड लायबिलिटी मिसिंग है, तो आप बैलेंसिंग ढूंढ के कर सकते हो, बट लायबिलिटी अप्रोच बहुत फास्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छे से देखना. इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 10 कितना आएगा बच्चों? 8 लाख प्लस ऑल रिजर्व इसमें ऐड कर दो. कितना है रिजर्व? 1 लाख. फिक्टिशियस एसेट्स यू हैव टू माइनस बच्चों. फिक्टिशियस एसेट्स जो 40,000 है वो माइनस कर देना है. तो इन शॉर्ट 9 लाख माइनस 40, 8 लाख 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 80,000. कैलसी 8 लाख 60 डिवाइडेड बाय 80,000 गिव्स यू 10.75. इजी, राइट? अगेन ये इजी है, खाली कंफ्यूजन करने के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटी अप्रोच में मिक्स कर दिया था. आगे बढ़ो बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट 73. अगेन ये मॉड्यूल में है, राइट? ये बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज है. अगर मॉड्यूल आपने पढ़ा है तो वहां पे दिया होगा, राइट? $US 5 मिलियन है. आंसर as per valuation guideline prescribed by RBI under the Foreign Exchange of Management Act 1999, the price for the transfer of share by non-resident, ये वर्ड याद रखना, to an Indian resident shall not be more than the fair value of shares in the transfer of fund exceed. तो मॉड्यूल पे पेज नंबर 561 पे डिस्कस करते हैं. यस बच्चों, देखो यहाँ पे 561 पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर, बिजनेस और इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें बहुत सारे थियोरी है. उसमें से एक पूछा था, इन केस द फंड एक्सीड $5 million, the RBI guidelines state that the price for transfer of share by non-resident to Indian resident shall not be more than the fair value of share as determined by. तो आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ था, ये ऑप्शन दिया हुआ था इजी, राइट? समटाइम ये क्वेश्चन में होगा और ये आंसर ऑप्शन में हो सकता है, तो आपको देखना है प्लस माइनस एंड ऑल. इजी. समटाइम दे मेंशन फेयर वैल्यू ऑफ डिटरमाइन और ये ऑप्शन में हो सकता है. अंडरस्टूड? इजी. नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जंप करूं बच्चों? यस. चलो अपना 74, ये एमसीक्यूज रॉन्ग क्वेश्चन प्रिंट हुआ है. रॉन्ग. यहाँ पे आपका गुडविल नेगेटिव आता है. आपको रूल पता होना चाहिए, इफ गुडविल नेगेटिव है तो ऑप्शन में आंसर नील को टिक करना है, जीरो या नील को टिक करना है. तो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है. और यहाँ पे सब पॉजिटिव पॉजिटिव दिया है, वो भी नेगेटिव 2,50,000 आता है. ये मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, बट फाइनल कॉल मैंने बताया था इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर. सजेस्टेड आंसर में जो भी दिया होगा वो फाइनल कॉल है, राइट? ये मैं एज पर माई नॉलेज, जो क्वेश्चन में आपको दिख के आपको भी फाइंड आउट हो जाएगा कि एरर है, बट फाइनल कॉल ऑलवेज इंस्टीट्यूट. फेयर. आगे बढ़ू, डिस्कस करूँ. द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 15 lakhs. The normal rate of return is 12% NRR. The profit for the year is 150. Right? Calculate value of goodwill as per capitalization method. जो फॉर्मूला होता है FMP अपॉन NRR, ठीक है, इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आपका फॉर्मूला वाइज देखो 1,50,000 प्रॉफिट है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, अपॉन 12% है, या 12 इंटू 100 कर दो तो भी चलेगा, राइट? ये आएगा माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 15 lakhs. अगर आप ये सॉल्व करते हो 1,50,000 डिवाइड बाय 12% गिव्स यू 12,50,000.
-15 lakhs, तो आपका आंसर देखो -2,50,000 आता है, -2,50,000। तो जब भी माइनस में आंसर आता है, रूल है कि आप माइनस लिख नहीं सकते हो, योर आंसर विल बी नील और जीरो। तो आंसर एक्चुअली नील था, बट यहाँ पे डी में मैंने एरो किया है बिकॉज 2,15,000 नेगेटिव है। सम टाइम अगर नेगेटिव दिया होता तो फेयर था, अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। तुम्हें फ्री में मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी। आगे 75, द डेट विच एंटिटी एंड counterparty have the share understanding of the terms and condition of agreement is called ग्रैंड डेट। बच्चों ये तो अपना कॉर्पोरेट अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, इस शॉप वाले कंसेप्ट पे, राइट। जिस दिन आप ग्रैंड करोगे तभी सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखोगे, ऑप्शन लेने के बाद थोड़ी अपना कंडीशन रख सकते हो। ग्रैंड का मतलब आप ऑप्शन ग्रैंड कर रहे हो उसे, अंडरस्टूड। तो ये मॉड्यूल पेज नंबर 569 पे गिवन है, डिस्कस करें बच्चों। यस बच्चों, देखो यहाँ पे पेज नंबर 569, they mention grand date is entity and counter party, ठीक है, have a share understanding of the terms and condition of the arrangement। तो बड़े प्योर प्रॉपर वर्ड में दिया है व्हाट इज ग्रैंड डेट, तो उसका वही ऑप्शन है अपने, ये शेयर बेस्ड पेमेंट, राइट। ये इस में भी होता है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के सारे रूल जो है वो, ठीक। आगे नेक्स्ट वाला बच्चों इससे ही मीन्स ये है पेज नंबर 569, वो है 570 पे नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज, ये वाला बच्चों, राइट। और ग्रैंड डेट इज आंसर। नाउ ये द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय स्टॉक कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अंडरस्टूड, राइट। एम्प्लॉय स्टॉक कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस, तो आप देखो ये 569 पे था, ये 570 पे, चेक करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है, राइट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, the company is required to recognize employee stock compensation expense on the date of receipt of goods and services। ऑप्शन में बड़े प्यार से दिया है, थैंक यू बोलो उनको। आगे जंप करूं बच्चों, राइट, इजी। चलो 77, cash flow become logically comparable when they are appropriately adjusted for their difference in timing and risk। ये आपको मॉड्यूल से अगर पढ़ा है बराबर से तो ही आपको क्लियर होगा, नहीं तो हो सकता है आप इसमें मेस कर दो। तो ऐसे एमसीक्यूज मैंने सजेस्ट किया है कि आपको होल्ड कर देना है एग्जाम में, राइट, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कंफ्यूज कोई एमसीक्यूज में होते हो उसको होल्ड कर देना है, अंडरस्टूड। और अगर मॉड्यूल पढ़ा है पेज नंबर 582 पे तो आप इसको अपना बेस्ट दे दोगे, 582 पे देखेंगे। यस बच्चों, देखो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो बॉक्स है वो लोग ने बॉक्स में दिया हुआ है, वो सब चीजें आपको पढ़ना है। Cash flow become logically comparable when they are appropriate adjusted for the difference in timing and risk। देखो दिया हुआ है। सी बच्चों पहले मैंने बताया था ना ओल्ड मॉड्यूल में ये सब अंदर डिटेल था, आजकल उन लोगों ने बहुत सारी चीजें बॉक्स में कवर कर दिया है इजी वे में कि आपका उस पर ध्यान जाए। अगर उसके बाद भी आपका ध्यान नहीं जाता है तो वो लोग 6 महीना देते कि आपका ध्यान उधर लाने के लिए, अंडरस्टूड। तो अपना बेस्ट देना, फर्दर 6 मंथ नहीं चाहिए, आप ये बेस्ट दे दोगे, फेयर। आगे बढ़ो बच्चों 78, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इक्विटी कैपिटल इनटू परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के और इक्विटी कैपिटल उसमें से उसका इक्विटी का कॉस्ट और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द फॉर्मूला ऑफ। तो आप देखो ये पेज मॉड्यूल में 594 पे प्रॉपर ईवा के फॉर्मूला में ये प्रॉपर डिटेल गिवन है मॉड्यूल में। और नहीं पता है तो भी हम लोग ने ईवा तो कराया है, हम लोग ईवा एफएम में भी कराते हैं, कॉर्पोरेट में भी कराते हैं, अगेन ईवा यहाँ पे भी है। ये ईवा वाला बेस्ट एमसीक्यूज है, तीनों पेपर में आता है, कॉर्पोरेट में भी आता है तुम्हारा, फिर मैनेजमेंट भी आ सकता है और एफएम में भी, तो इससे बेस्ट एमसीक्यूज नहीं होता है। फेयर, राइट। पेज नंबर 594 पे चेक करेंगे, सी जो यहाँ पे दिया है पेज नंबर 594 पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, देखो प्रॉपर फॉर्मूला लिख के दिया है बच्चों। ईवा इक्वल्स टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इक्विटी कैपिटल इनटू परसेंटेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो आपको समझ में आ रहा है ये सब्जेक्ट का हम लोग पोस्टमार्टम का मतलब क्या, हम लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं, पेपर को ओपन कर रहे हैं कि ये कैसे पेपर बनता है, वो लोग क्या सोचते हैं। तो जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स है जो आगे एग्जाम देने वाले हैं तो आपको कैसे लर्न करना है, पढ़ना है, वो ये एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि ये लोग पेपर कैसे बनाते हैं और क्या सोचते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको कवर कर लेना है।
मॉड्यूल में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर लो, एग्जाम के एक दिन पहले ये सारी थियोरी और हाईलाइट चीजें पढ़ के जाना है, तो आप 100% 50-60 मिनिमम स्कोर कर लोगे। अंडरस्टूड? आगे बढ़ो बच्चों। यस, नेक्स्ट वाला, राइट। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड का नॉर्मल फॉर्मूला है डैश represent the economic profit generated by business above and beyond the minimum return required by all the providers of capital, राइट। आप देखो मॉड्यूल में 598 पे शेयर होल्डर वैल्यू एडेड में लिख के दिया है प्रॉपर, राइट। और यही सेम थियोरी आपने कॉर्पोरेट में भी होगा, ये सेम थियोरी आपने एफएम में भी पढ़ी होगी। तो मॉड्यूल 598 पे देखो। यस बच्चों, मॉड्यूल 598 शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। देखो, shareholder value added represent the economic profit generated by a business above and beyond the minimum return required by all providers of capital। एकदम प्रॉपर लाइन, अंडरस्टूड? ठीक है। कभी कभी मैंने बोला था ये वैल्यू भी पूछ सकते लोग। वैल्यू इज एडेड व्हेन द ओवरऑल नेट इनकम इन कैश flow of the business exceed the economic cost of all capital employed to produce the operating profit। ये वैल्यू वर्ड भी मिसिंग हो सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। अंडरस्टूड? तो अपना बेस्ट दे देना बच्चों, क्योंकि ऑप्शन में वो लोग ये बहुत ऑप्शन घुमा सकते हैं इसके लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करें। तो आई थिंक सो ये इजी। नाउ ये इसमें थोड़ा कभी गड़बड़ होने के चांसेस है। रेशियो अगर आपने पढ़ा है तो जैसे प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, ये हम लोग कराते ही नहीं प्रैक्टिकली, बट मॉड्यूल में थ्योरी में दिया हुआ है ये, राइट। क्या दिया है? प्रोस्पेक्टिव प्राइस अर्निंग रेशियो, प्रोस्पेक्टिव एवरेज अर्निंग ग्रोथ इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ। अगर आपने ये मॉड्यूल से नहीं पढ़ा है तो आप इसको टच नहीं करना, नहीं तो आपका रॉन्ग होने के चांसेस है। 599 पे प्रॉपर दिया है प्राइस अर्निंग ग्रोथ, बट उधर पीईजी वर्ड यूज किया था, पीजी शॉर्टकट वर्ड यूज किया था, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सी बच्चों 599 पे यहाँ पे देखो इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल्स, पी रेशियो, प्राइस कैश अर्निंग, प्राइस बुक रेशियो, ये ऑलवेज मैं मार्क करता हूँ कि कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे देखो ये प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, प्रोस्पेक्टस पी रेशियो अपॉन प्रोस्पेक्टिव एवरेज अर्निंग ग्रोथ, फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर, राइट। ये जो है डेफिनेशंस में उसका पूरा फॉर्मूला दिया है, ये डिटेल भी लिख के दिया है। समटाइम दे गिव्स यू दिस और ये ऑप्शन में दे, ये भी हो सकता है। फेयर? आगे बढ़े बच्चों। अभी तुम्हारा आया जो मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर चालू होता है, कॉस्ट शीट एंड ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, वहां से एमसीक्यू चालू हो रहा है। तो ये जो थे सब पीछे नीचे के चैप्टर थे अभी फर्स्ट, तो आपका सेट में कुछ भी आगे पीछे वो लोग करते हैं, तो आप सेट वाइज पढ़ते, एग्जाम में जब भी लिखते हो जो आपको सेट आता है आपको ध्यान देना है वो सेट चेंज होगा। जैसे अभी द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेन कॉस्ट आर कॉल्ड, तो मॉड्यूल जहां चालू होता है वहीं ये दिया है कॉस्टिंग, फर्स्ट कॉस्टिंग ही दिया है, राइट। तो मॉड्यूल पेज नंबर 362 पे है ये। यस बच्चों, यहाँ पे देखो आपका ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, जहां से अपना मैनेजमेंट मॉड्यूल स्टार्ट होता है, राइट। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, वहां पे देखो की डेफिनेशंस कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग इज डिफाइंड द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ अ सर्टेन कॉस्ट, कॉस्टिंग। बट अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट यूनिट, ऐसा कुछ भी ट्रिकी कर सकते हैं वो लोग। तो कॉस्टिंग आपने पढ़ा है बराबर से तो हो जाएगा इजी। तो इसका आंसर कॉस्टिंग था। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ नॉशनल एक्सपेंस, मॉड्यूल की देखने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। नॉशनल इसका मतलब पता है ना कि आपसे नॉशनल इमेजिनरी एक्सपेंस, जो अगर ये नहीं होता, जैसे नॉशनल एक्सपेंस अगर ये खर्चा मैं नहीं करता तो पार्ट ऑफ कॉस्ट होता। जैसे हम लोग बेस्ट एग्जांपल यही देते हैं, रेंट फॉर ओन प्रीमाइसेस। आज अगर मैं अपनी जगह अपने बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करता हूँ तो वो जगह का जो रेंट है वो मुझे पार्ट ऑफ कॉस्ट कंसीडर करना है। व्हाई? बिकॉज हम लोग बोलते हैं अगर ये जगह मैं किसी और को रेंट पे देता तो मुझे इनकम मिलता, वो इनकम नहीं मिल रहा है, वो मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट है। तो दैट्स व्हाई नॉशनल कॉस्ट मुझे उसे कंसीडर करना है, राइट। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है रेंट फॉर ओन प्रीमाइसेस, जो मॉड्यूल में लिख के दिया है, बट बेसिक है। लीज रेंट, रेंट पेड फॉर फादर प्रॉपर्टी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, ये नहीं है। रेंट फॉर ओन प्रीमाइसेस मॉड्यूल में 378 पे। यस बच्चों, यहाँ पे देखो 378 आपका देखो नॉशनल एक्सपेंस, वहां पे देखो एग्जांपल दिया है, रेंट फॉर ओन प्रीमाइसेस है एग्जांपल, दिख रहा है रेंट फॉर ओन प्रीमाइसेस, तो प्रॉपर वर्ड दिया हुआ है, इजी। ठीक है, आधे बच्चे बोलते सर रेंट पेड फॉर फादर प्रॉपर्टी, तो वो तो पे कर रहे ना अलग से,
बिजनेस में नो डैडी नो मम्मी, अलग से ऐसा इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, बट ओन खुद का, तो बोले खुद का क्या ही एक्सपेंस काउंट करेंगे, तो आपका सोचने का वे रॉन्ग हो जाएगा। फाइन, नॉशनल नॉशनल कंसिडर होगा। चलो नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट विच प्रिपेयर प्लान एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ईच जॉब, राइट, यहाँ पे तुम्हारा क्या स्टार्ट हो जाता है, बजट आई थिंक सो, सुपरवाइजर प्रोडक्शन एक्टिविटी, अंडरटेक टाइम एंड मोशन स्टडी, परफॉर्म जॉब एनालिसिस एक्सेट्रा। नहीं, ये सेम ही चैप्टर है, राइट, सेम चैप्टर, कॉस्टिंग फर्स्ट वाले चैप्टर में ही है, राइट। ये डिपार्टमेंट विच प्रिपेयर अ प्लान, तो आपका देखो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मॉड्यूल में 376 पे है। देखो यहाँ पे, राइट, डिपार्टमेंट देखो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टाइम ऑफिस, पेरोल डिपार्टमेंट, कॉस्ट डिपार्टमेंट, तो एकदम प्रॉपर लिखा हुआ है, द डिपार्टमेंट प्रिपेयर प्लान एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ईच जॉब, सुपरवाइजेस प्रोडक्शन एक्टिविटी, undertaken time and motion study, perform job analysis etc. Industrial engineering department, understood, फर्स्ट चैप्टर का ही है, इजी। चलो नेक्स्ट, मुझे मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, तुम्हें हम लोग जो कॉस्ट शीट चैप्टर कराते उसके फॉर्मेट की जरूरत है, और नीचे जो हम लोग थियोरी लिखाते हैं उसकी जरूरत है। पढ़ता हूँ 84, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हम एक नोट लिखाता हूं मैं नीचे, कॉस्ट शीट के नीचे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, याद है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये हमारा, ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूज होता है, ओपनिंग के लिए नहीं, क्योंकि FIFO मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो लास्ट टाइम का था वो गया। अभी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ये टाइम के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे है, तो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीपीयू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑनवर्ड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑनवर्ड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड चालू हो जाता है आपका, अंडरस्टूड। तो आपको ध्यान देना है, ये और ये एमसीक्यूज में एरर होने के चांसेस है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यूनिट सोल्ड नहीं, यूनिट प्रोड्यूस, नाम में देखो प्रोडक्शन, तो डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस, ये मेरे फॉर्मेट के नीचे मैं लिखाता हूँ ये फॉर्मूला भी, अंडरस्टूड, वो एग्जाम में आया है, अभी ये अपने मॉड्यूल में नहीं है, फॉर्मूला वाइज ही है। नेक्स्ट वाला भी देखो, वेरी सिंपल, जो हमारे फॉर्मेट का ही पार्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल। आपको पता है फॉर्मेट जो हम लोग निकालते हैं कॉस्ट शीट का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें WIP एडजस्ट करने के बाद अपना वर्क कॉस्ट, एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फिर अपना आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान देना, उसमें प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स यू कॉस्ट ऑफ सेल। आप जब भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करते हो तो कॉस्ट शीट में लिखते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड देन सेलिंग ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट, एंड देन प्रॉफिट एंड सेल्स। परफेक्ट आंसर है बच्चों, अंडरस्टूड। अभी यहाँ पे देखो ये माइनस कर दिया है, प्लस कर दिया है, थोड़ा गड़बड़ किया है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेलिंग किया है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस सेलिंग होता ना तो ये भी राइट आंसर था, बट माइनस है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है, देन तुम्हारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो तुम्हारा आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। मेरा फॉर्मेट में है ये एमसीक्यूज बच्चों, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट वाला देखो, सिंपल एमसीक्यूज है, प्राइम कॉस्ट पूछा है। ये सब कॉस्ट शीट के एमसीक्यूज दिए आपको पास करने के लिए, वो चाहते दिल से क्या पास हो जाओ, अंडरस्टूड। 86 देखते हैं, फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। तो बच्चों प्राइम कॉस्ट बना टाइम रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको लेना होता है, कितना है 20 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो तो नीचे आता है फॉर्मेट में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नीचे आता है, और डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस। तो सिंपल आपको ये 20 लाख और ये 12 लाख ऐड कर दो, आपका प्राइम कॉस्ट आ गया सी। वेरी सिंपल। अगर आपने गलती से फॉर्मेट क्लियर नहीं है और ये कुछ गलत ले लिया तो आपको रॉन्ग ऑप्शन दिखेगा, तो आपका रॉन्ग होने के चांसेस है, ठीक है, इजी। ये कॉस्ट शीट वाले समझ में आया, राइट, आई थिंक सो। अभी चेंज होगा अपना, any casual vacancy in the office of the cost audit shall be
filed by the, तो ये अपना सेकंड चैप्टर है कॉस्ट ऑडिट में, तो इसके एक दो एमसीक्यूज दिया है, तो ये लाइन के साथ मॉड्यूल में दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अंडरस्टूड, इन केस ऑफ डेथ या रिटायरमेंट या उनका हो गया तो कैजुअल वैकेंसी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 392 पे चेक करेंगे। यस बच्चों, यहाँ पे देखो 392, यहाँ पे देखो लाइन है, यानी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट whether due to registration, death or removal shall be filed by the board of director, filled by the board of director, लिख के दिया है, अंडरस्टूड। अब इधर आगे विद इन 30 डेज एंड ऑल, तो एग्जाम में ये भी एमसीक्यूज हो सकता है। फिर आगे बढ़ू बच्चों, राइट, तो बोर्ड ऑफ बीओडी आंसर था CRA1, राइट, तो ये तो मैंने हमेशा बोला CRA1 2 3 कुछ भी एग्जाम में आता है। प्रिस्क्राइब द फॉर्म रिलेटेड टू, तो मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड 394 पे देखो बच्चों, मेंटेन अ कॉस्ट रिकॉर्ड 394 पे मॉड्यूल में, तो 394 पे आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, CRA1 फॉर्म, प्रिस्क्राइब द फॉर्म इन विच कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन, कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन, अंडरस्टूड, शैल बी मेंटेन दिया हुआ है, सिंपल, तो मेंटेन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज आंसर। नेक्स्ट जंप करो 89, राइट, मैच द लिस्ट वन, मैच द कॉलम, जो मैंने बोला इनका फेवरेट है, बजट वाले चैप्टर में बजट फैक्टर एंड की फैक्टर, अंडरस्टूड, मींस ये जो की फैक्टर पता है ना, लिमिटेड फैक्टर, की फैक्टर, स्केयर फैक्टर, तो मटेरियल के लिए की फैक्टर क्या है, लेबर के लिए, प्लांट एंड मशीन एंड सेल्स के लिए, तो आप ये पेज नंबर 406 पे स्टडी करोगे, बड़े प्यार से दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से दिया है, बजटेड और उसका की फैक्टर, यहाँ पे अपने ऑप्शन डी में मैच हो रहा है वो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मॉड्यूल में पेज 406 पे, चलो यहाँ पे देखो एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बजट फैक्टर और की फैक्टर, देखो मटेरियल, लेबर, प्लांट एंड मशीन, सेल्स, बट इसमें मशीनरी का देखो, प्लांट एंड मशीन का 2 ऑप्शन दिया है, तो वो लोग ने ये ऑप्शन दिया हुआ था, दूसरा सेल्स के देखो 2 ऑप्शन दिया है, उन्होंने ये लिया था, मटेरियल के 2 ऑप्शन है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लायर लिया हुआ था, तो कुछ भी वो लोग ट्विस्ट और टर्न कर सकते हैं, आगे और भी ये फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये भी ले सकते हैं। दूसरा इसके भी एमसीक्यूज बनते हैं, मॉनसून वाला भी तुम्हारे बोर्ड में आ चुका है, राइट, कि मॉनसून की फैक्टर कौन सी इंडस्ट्री के लिए है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, हाइड्रो पावर जनरेशन, अंडरस्टूड, तो ये कुछ भी एमसीक्यूज बनाते हो लोग, बट आप अगर मॉड्यूल पढ़ के क्लियर हो तो आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकते हो। आगे बढ़ो बच्चों, ये समझ में आया, यहाँ पे ये ऑप्शन था, अच्छे से आपने लर्न किया है तो ये बेस्ट हो जाएगा। नाउ ये बजटिंग में फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी रेशियो, against very simple, understood, activity capacity ratio, ये दिया, ये actual hours work slash means divided by budgeted hours in 200, पेज 421 पे बच्चों, यहाँ पे देखो ये कंट्रोल रेशियो में एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो या प्रोडक्टिविटी रेशियो, मैंने बोला ये नाम भी वो लोग पूछ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी रेशियो कॉल एज अ एक्टिविटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, ऐसे ऑप्शन देंगे, तो आपको होना चाहिए प्रोडक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी था। कैपेसिटी रेशियो का देखो अभी ऑप्शन दिया है, एक्चुअल आवर्स वर्क स्लैश मींस अपॉन बजटेड आवर्स इन 200, वो भी लिख के दिया है, अंडरस्टूड, बिकॉज ये सारे रेशियो परसेंटेज फॉर्म में होते हैं, दैट्स व्हाई इन 200, इजी। आगे बढ़ू बच्चों, होप सो आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअल आवर्स वर्क अपॉन बजटेड आवर्स इन 200, ठीक है। नेक्स्ट 91, ये है हमारे फॉर्मेट में है बच्चों, इसके लिए तुम्हें मॉड्यूल की भी जरूरत नहीं है। व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट, द यूनिट टू बी प्रोड्यूस इज इक्वल टू बजटेड सेल्स क्वांटिटी, और उल्टा होता है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, ये बजटेड है और इधर चले देखो, तो आपका इसमें दोनों में गड़बड़ हो सकता है, एक्चुअल सेल्स के बजटेड, तो ये चैप्टर ही है बजटेड बच्चों, तो बजटेड सेल्स क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सिंपल एमसीक्यूज पास करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, अगेन वेरी सिंपल, अगर मॉड्यूल में देखा है तो ये 3 आंसर है, कैश फ्लो मेथड नहीं है, जो हम लोग हमारे बुक में भी ये सब कराते हैं, अंडरस्टूड, तो ये कैश फ्लो मेथड नहीं है, पेज नंबर 431 पे आपको पता चलेगा। डिस्कस करें, यस बच्चों 413 पे कैश बजट है डिटेल, वहां पे देखो कैश बजट कैन बी प्रिपेयर बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, तो ये 3 मेथड है, कैश फ्लो कहाँ पे है,
रिसिप्ट पेमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ P&L मेथड, बैलेंस शीट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं, पढ़ना भी है आपको, लिख के भी दिया है यहाँ पे, और कैश फ्लो तो है ही नहीं, राइट। तो आंसर वो है, नॉट लिखा था, से यहाँ पे बोला था नॉट द मेथड, ठीक है। ये बेस्ट वर्ड है, नोवा बजट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। पता है ना जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, फ्रेश स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, राइट। तो इसका नाम मॉड्यूल में ये वाला वर्ड दिया, और मैं ऑलवेज बोलता हूँ ये नाम पूछेंगे वो लोग, और या वो बोल सकते हैं जीरो बजट, जीरो बेस्ड बजट ऑल्सो नोन एज, और नीचे ये ऑप्शन में होगा, अंडरस्टूड। मॉड्यूल पे पेज नंबर 422 पे है बच्चों। देखो बच्चों, जीरो बेस्ड बजट में यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, ये देखो वर्ड टर्म्स दिया हुआ है, अंडरस्टूड, राइट। तो आपको मॉड्यूल में मैं ऑलवेज बोलता हूँ ये डेफिनेशन भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी वर्ड पूछते हैं, ये वर्ड को मैं हाईलाइट करा के देता हूँ मेरे बच्चों को, याद है बच्चों। तो देखो तुम्हारे पेपर में दिख रहा है ये सब चीजें। आगे बढ़े, अभी यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, एकदम सिंपल सिंपल प्रैक्टिकल एमसीक्यूज है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। रेशियो एनालिसिस रिलेटेड है, कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला बोरोड फंड अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो बोरोड फंड में डिबेंचर आएगा, शेयर होल्डर्स फंड में ये दोनों आएगा, ये दोनों, बस वो गड़बड़ नहीं करना। तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, बोरोड फंड जो अपना है 75,000 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड जो हमारा है 1,50,000, तो 75 डिवाइड बाय 1,50,000, राइट, 75,000 डिवाइड बाय 1,50,000, तो ऑप्शन क्या है 0.5:1। तो आपका सी आंसर देखो दिया हुआ है, सबसे सिंपल। नेक्स्ट जंप करूं बच्चों, ये थोड़ा अच्छा एमसीक्यूज है, प्रैक्टिकल अगेन 95 प्रैक्टिकल। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो क्या है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सीओजीएस दिया है, परचेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। आपको पहले सीओजीएस से क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज करना है, फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक डालना है, तो आपका आंसर आएगा ओ, राइट, 4 टाइम मींस ए। तो ये लिख के बताता हूं, ध्यान देना। चलो, आपका सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। सीओजीएस सब में देखो दिया है 3 लाख, ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज 3,30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, तो प्लस माइनस कर दो, आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 90,000। नाउ एवरेज स्टॉक का आपको फॉर्मूला पता होगा, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है ना, पीछे रफ पेज होता है पेपर में, वो यूज करना है, अपॉन 2। तो आपका एवरेज आ जाएगा 75, एंड देन इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर, टीओ टर्नओवर, सीओजीएस 3 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक 75, तो आता है 4 टाइम्स। सबसे सिंपलेस्ट एमसीक्यूज बच्चों, अंडरस्टूड, इजी, राइट। होप सो आपने एग्जाम में राइट किया होगा और फर्दर स्टूडेंट्स राइट करेंगे, यस, राइट। तो आपका फोर्थ आंसर है बच्चों। अगेन रॉन्ग एमसीक्यूज, एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चन प्रिंट हुआ है। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो आफ्टर टैक्स बड़े प्यार से दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही प्यार से दिया है, तो हमारा आंसर आना चाहिए, एक मिनट, 1,18,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 50 गिव्स यू 2.36, जबकि ऑप्शन में ही नहीं था, 2 था, 2.36 गायब है। अभी एज अ स्टूडेंट मैं राउंड ऑफ कर लूं, तो डी को टिक कर दूं, अंडरस्टूड। तो आपका ये हो सकता है, बट प्रॉपर 2.36 इज द आंसर, राइट। फाइनल कॉल अगेन इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट जंप करूं बच्चों, 97 अगेन प्रैक्टिकल एमसीक्यूज, राइट। जो मैं फ्रॉड बताता हूं उससे आएगा ये। बी, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी वाज 3, इफ करंट रेशियो इज 3:1 and the liquid ratio is 1:1, the value of stock inventory, तो आप पहले करंट रेशियो से करंट एसेट्स ढूंढ लो और क्विक रेशियो से स्टॉक ढूंढ लो, सिंपल है। तो 97 लिख के बताता हूं,
MCQs 97 बच्चों। पहले करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो इज 3 लाख, करंट एसेट्स मिसिंग है, करंट लायबिलिटी कितना है 3 लाख है, करंट रेशो 3, तो करंट एसेट्स 9 लाख रुपीस हो जाएगा ना। मैंने आपको बताया जो करंट रेशो है वही करंट एसेट्स है, जो क्विक रेशो है वही क्विक एसेट्स है। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो रेशो वाइज आई कैन से करंट रेशो ही करंट एसेट्स से 3, क्विक रेशो ही क्विक एसेट्स से 1, माइनस इनडायरेक्टली स्टॉक बैलेंसिंग आएगा। इफ आई सेड माय करंट एसेट्स इज 9 लाख, तो इन्वेंट्री कितना क्रॉस मल्टीप्लाइड 9 lakhs into 2 divided by 3, तो in short 6 lakhs is the answer. Easy, 6 lakhs answer है। हुआ बच्चों? तो आपका आंसर 6 lakhs था। 98 अगेन सिंपल MCQs, जीपी रेशो पूछा है। आपको पता होना चाहिए जीपी रेशो में आप नेट सेल लेते हो। यहाँ पे देखो सेल आर 13 लाख 20, सेल्स रिटर्न आर 120, तो नेट सेल्स कितना होगा आपका? नेट सेल्स माइनस करके 13,20,000 minus 120, net sales will be 12 lakhs। ठीक है, आगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 6 lakhs माइनस COGS 6 lakhs, तो अपना जीपी आ जाएगा, राइट? जीपी रेशो पूछा है तो सेल माइनस COGS गिव्स यू जीपी। नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड ऑल नहीं चाहिए, जीपी रेशो, तो जीपी 6 lakhs डिवाइडेड बाय 12 lakhs इनटू 100, तो ऑप्शन में 50% इज द आंसर। जीपी रेशो पूछा है तो जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, 50% इज द आंसर। 99 इफ द करंट रेशो इज हायर देन, मॉड्यूल पे डिटेल दिया हुआ है, राइट? एडवर्स इंपैक्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्स इंपैक्ट, तो 437 पे चेक करेंगे। यस बच्चों, देखो यहाँ पे करंट रेशो में 437 पे करंट रेशो के डिटेल में है, सिग्निफिकेंस में वेरी हाई रेशो मींस करंट रेशो विल हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो करंट रेशो है उसमें डिटेल दिया है, मैंने बोला है करंट रेशो वर्किंग कैपिटल रेशो आल्सो सेम। बैंकिंग का करंट रेशो 1.33:1 है, स्टैंडर्ड रेशो नॉर्मली 2:1, बट बैंकिंग का कितना है 1.33:1। अंडरस्टूड? And last but not least, last MCQs, right? Higher level of management reporting, management reporting का मैं बोलता हूँ कभी कभी एक MCQs दे देते हो लोग, ठीक है? जो हायर लेवल है वो मैनेजमेंट रिपोर्ट, तो ये ऑप्शन देखो वहाँ पे पेज 457 पे दिया है बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो हायर में दिया है मोर समराइज, लेस फ्रीक्वेंट and are more in number। Understood? देखो ऑप्शन दिया हुआ है बड़े प्यार से, और वही अपना लास्ट MCQ था, more summarize, right? less frequent and more in number। Understood? होप सो आपने एनालिसिस एग्जाम देते टाइम बराबर किया होगा और सारे राइट MCQs किए होंगे, या जो आगे पेपर लिखने वाले हो बच्चों मेरा ये एनालिसिस स्टडी करके उस पैटर्न में पढ़ोगे। होप सो आपको ये एनालिसिस बहुत वैल्यूएबल होगा, राइट? जिसका ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है उसको रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, जिसका फ्यूचर में एग्जाम है वो ये एनालिसिस वाइज पढ़ेंगे और अपना बेस्ट देंगे एग्जाम में, राइट? स्टे ट्यून्ड, right? God bless you बच्चों, take care, all the best, work hard, study hard, God bless you बच्चों, all the best।